देखिए, आज हम देखेंगे अध्याय 6 देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया। ऐसे बालक जिनको देखरेख की आवश्यकता है। इसमें धारा 31 है। पहली धारा 31 कहती है कि समिति के समक्ष पेश किया जाना। इसका पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि समिति के समक्ष ऐसे बालक जिनको देखरेख की आवश्यकता है, कौन कौन व्यक्ति है जो समिति के समक्ष किसी बालक को पेश कर सकता है। इसमें पहला दिया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदाविहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा। तो पहला क्लॉज कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी कर सकता है, समिति के समक्ष पेश कर सकता है। कोई विशेष किशोर पुलिस यूनिट का कोई सदस्य वो कर सकता है। बाल कल्याण के पुलिस जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, या फिर जो जिला बालक कल्याण के एकक के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा या अधिकारी होते हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, बालक को समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। इसके अलावा श्रम विधि का के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक आदि होता है तो उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, बालक को समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। दूसरा क्लॉज कहता है किसी लोक सेवक द्वारा, यानी कोई अन्य लोक सेवक है उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, बालक अगर आवश्यकता वाला है समिति के समक्ष तो उसके द्वारा भी पेश किया जा सकता है। तीसरा कहता है किसी बालबद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई। तो कोई स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं जो बालकों के हितों से जुड़े हुए थे और जिन्हें राज्य सरकार ने मान्यता दी हुई होती है, उनके द्वारा भी बालक को समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। अगला कहता है बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी। तो बाल कल्याण अधिकारी है या परिवीक्षा अधिकारी, इनके द्वारा भी समिति के समक्ष बालक को पेश किया जा सकता है। अगला कहता है किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त किसी नागरिक द्वारा। तो सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह होते हैं या फिर कोई साधारण नागरिक होता है जो लोक भावना से जुड़े होते हैं, है ना, भला करना चाहते हैं, ऐसे कोई नागरिक होते हैं तो उनके द्वारा भी बालक को समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। बालक स्वयं को भी पेश कर सकता है। अगला कहता है बालक स्वयं को भी पेश कर सकता है, अगर बालक चाहे तो बालक स्वयं को भी पेश कर सकता है। अगला कहता है कि नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह, नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंधक द्वारा। तो नर्स कर सकते हैं, डॉक्टर, अस्पताल या प्रसूति गृह जो होते हैं उनके प्रबंधक जो होते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, उनके द्वारा भी बालक को कहाँ पेश किया जा सकता है, समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। तो कुल मिला के सारे लोग हैं जो सभी के सभी क्या कर सकते हैं, बालक अगर आवश्यकता वाला है तो उसको समिति के समक्ष पेश कर सकते हैं। परंतु इसमें एक कंडीशन लगी है परंतु में, कि जो बालक है, आवश्यकता वाला जो बालक है उसे 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे की एक शर्त लगी हुई है इसमें, परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना किंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि सब कितने घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर बालक को कहाँ पेश करना पड़ेगा, समिति के समक्ष। यात्रा का जो समय उसको निकाल देते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो ये एक शर्त लगी है कि बालक को कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, 24 घंटे के भीतर बालक को समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इसका दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है राज्य सरकार जांच की अवधि के दौरान समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को यथास्थिति बाल गृह, आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी। तो यहाँ कह रहा है कि राज्य सरकार, याद रखना है बस, यहाँ राज्य सरकार। अब समिति ने कहाँ भेजा, सॉरी, इन लोगों में से इन सब लोगों ने कहाँ भेजा, समिति के पास भेजा। तो समिति अब जांच वगैरह कैसे करेगी, बालक को बाल गृह में भेजना है कि आश्रय गृह में भेजना है या कोई अन्य सुविधा तंत्र या अन्य योग्य व्यक्ति के पास भेजना है, इन सबके बारे में जो नियम है कौन बनाएगा, उन सबके बारे में नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, या कह लीजिए राज्य सरकार तय करेगी वो सारे नियम कि जो बालक है, जो समिति जो जांच करती है वो किस तरीके से जांच करेगी, है ना, बालकों को बाल गृह में कैसे भेजा जाएगा, क्या रीति होगी, या आश्रय गृह में कैसे भेजा जाएगा, या कोई सुविधा तंत्र में भेजना चाहते हैं या योग्य व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में जो नियम है कौन बनाएगा, राज्य सरकार।
नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इन सारी बातों के बारे में नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ये इसका दूसरा क्लॉज कहता है। इसके बाद देखिए सेक्शन है 32। सेक्शन 32 कहता है संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। कैसे बालक हैं जो संरक्षक से पृथक रूप से पाए गए? संरक्षक से पृथक जी, कैसे बालक हैं? संरक्षक से जो पृथक हो चुके हैं, उनसे अलग हो चुके हैं, ऐसे बालकों के बारे में ये रिपोर्ट करने के बारे में कहता है कि उसके बारे में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसका पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचर्या गृह या अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई कृत्यकारी जिसे किसी ऐसे बालक का पता चलता है या उसका भार साधन लेता है या जिसे वह सौंपा जाता है जो परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है या जिसके बारे में परित्यक्त या खोए होने का दावा किया जाता है या ऐसा बालक जो बगैर कुटुंब के समर्थन के अनाथ प्रतीत होता है या जिसके अनाथ होने का दावा किया जाता है 24 घंटे के भीतर यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर यथास्थिति बालबद्ध सेवाओं निकटतम पुलिस थाने को या किसी बाल कल्याण समिति को या जिला बालक संरक्षक एकक को इत्तला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था में सौंपेगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी बालक हो सकता है जो या तो संरक्षक से अलग हो गया या उसे लगता है कि भी अनाथ है या ये पता पड़ता है कि उसके कोई माता पिता नहीं है, तो जिस किसी के पास भी, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई पुलिस अधिकारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, जिस किसी के पास भी वो बालक आता है या जिस किसी की नजर में भी वो बालक आता है या जो बालक जिसके पास आता है वो बालक, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी 24 घंटे के भीतर सूचना देगा। सूचना कहाँ कहाँ दे सकता है या सूचना देगा? इसमें लिखा यात्रा के समय। तो बालबद्ध सेवाओं से जुड़ा हुआ कोई भी, या तो पुलिस थाने में दे सकता है, कोई भी निकटतम पुलिस स्टेशन है वहां दे सकता है सूचना, या बालबद्ध सेवाओं से जुड़ा हुआ कोई संगठन वगैरह होता है उनको सूचना दे सकता है, या बाल कल्याण समिति होती है ना, बाल कल्याण या बालक कल्याण एक ही बात है, बालक कल्याण समिति होती है। जैसी भी स्थिति कुल मिला के जो भी उसको निकट लगे या जो भी उसके पास हो, तो बाल कल्याण समिति होती है या जिला बालक संरक्षक यूनिट होता है, जिला बालक संरक्षण संरक्षण यूनिट जो है, इनमें से किसी को भी, तो बालक संरक्षण यूनिट है या निकटतम पुलिस थाने है या बाल कल्याण समिति जिला बालक संरक्षण यूनिट को इत्तला देगा। रजिस्ट्रीकृत या कोई बाल देखरेख संस्था को या कोई रजिस्ट्रीकृत बाल कोई रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था होती बालकों से जुड़ी हुई, उनमें से किसी को भी ये क्या कर सकता है, बालक के बारे में सूचना देगा। ये अनिवार्य बनाया गया है। ये अनिवार्य बनाया गया जिस किसी की व्यक्ति के पास भी वो बालक आता है, कोई अस्पताल भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, अन्य व्यक्ति है ना, तो ये सब क्या करेंगे, पुलिस थाने में सूचना दे सकते हैं, बाल कल्याण समिति होती है उसको सूचना दे सकते हैं, या बालकों से जुड़ा हुआ कोई संस्था होती है उसको सूचना दे सकते हैं, जिला में जो बालक कल्याण संरक्षक यूनिट होती है, एकक होता है, उसको सूचना दे सकते हैं, या कोई रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था हो सकती है बालकों से जुड़ी, उन सभी को ये क्या दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी बालक के संबंध में इत्तला अनिवार्य रूप से ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो यथास्थिति केंद्र सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक या बालक देखभाल संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो ये कह रहा है पोर्टल, पोर्टल की बात कह रहा है। पोर्टल कौन बनना, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जो पोर्टल बनाया गया है उस पर अपलोड की जाएगी बालकों से संबंधित जो सूचना है, जो भी ऐसा अनाथ बालक पाया जाता है या संरक्षक के बगैर कोई बालक पाया जाता है, तो उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक या बालक देखरेख संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो जैसा केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे या समिति या जिला बालक संरक्षक यूनिट या बालक देखरेख संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तो इनकी एक पोर्टल बना रखी कुल मिला के सरकार ने, जो नेट पे पोर्टल बनाते हैं कि कितने गुमशुदा बच्चे थे, कहाँ पाए गए, तो उनके बारे में जानकारी अपलोड करने के बारे में कह रहा है कि इसकी जो जानकारी है वो नेट पर क्या की जाएगी, अपलोड आदि की जाएगी। बस बाकी कोई याद नहीं रखना है इसमें, तो पोर्टल पे भी अपलोड की जाएगी। अब 33 को कहता है कि भैया ऐसा कोई व्यक्ति
33 कहता है कि जो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करता उसको अपराध बनाया गया है, कि भी बालक की जो जानकारी नहीं देता उसको अपराध बनाया गया। धारा 32 के अधीन अगर जानकारी नहीं दी जाती, इसमें लिखा है यदि धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो धारा 32 के अधीन अगर आप सूचना नहीं देते तो इसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। इसको आपराधिक माना गया है, यानी कि सूचना देना अनिवार्य है। अगर आप सूचना नहीं देते, आपकी जानकारी में है कोई बालक जो अनाथ है या परित्यक्त है या संरक्षक के बिना है, तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है। अगर नहीं देते तो धारा 33 के अधीन इसे क्या माना जाएगा? इसे अपराध माना जाएगा। देखिए इसके बाद सेक्शन 34 कहता है रिपोर्ट ना करने के लिए शास्ति। अब इसमें दंड दिया गया है। 33 तो कहता है कि अपराध होगा, और ये कहता है कि भैया कैसा दंड होगा? शास्ति देती, शास्ति। एक मिनट, शास्ति के बारे में कह रहा है 34 कि कितनी शास्ति होगी अगर आप रिपोर्ट नहीं करते, जानकारी नहीं देते। कुल मिला के कोई व्यक्ति जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, कितना दंड होगा? 6 माह तक का कारावास या रुपए कितने हैं? 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो 10,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है अगर कोई धारा 33 के अधीन अपराध करता है। धारा 33 में कौन सा अपराध है? यही 32 वाला अपराध, जो सूचना नहीं दी जाती ना, जानकारी नहीं दी जाती। तो अगर जानकारी नहीं दी जाती तो कितने सजा है? 6 माह तक का कारावास है या 1,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 35 क्या कहता है? अभ्यर्पण है, बालकों का अभ्यर्पण। 35 में है बालकों का अभ्यर्पण। अभ्यर्पण मतलब सौंपना होता है बालकों को, अभ्यर्पण का मतलब होता है सौंपना। पहला इसमें देखिए क्या कहता है। पहला कहता है कोई माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण के परे हैं बालक का अभ्यर्पण करना चाहते हैं, बालक को समिति के समक्ष पेश करेंगे। ये कह रहा है कोई भी माता पिता हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई संरक्षक हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं, या कोई सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। माता पिता हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं, बालक को सौंपना चाहते हैं। वजह क्या है? कोई शारीरिक वजह हो सकती है, कोई भावनात्मक वजह हो सकती है, या फिर कोई सामाजिक वजह हो सकती है जो उनके नियंत्रण से परे है, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं है, और उन्हें लगता है कि बालक अब उनसे नहीं संभाला जा सकता, मतलब उसकी वो देखभाल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? बालक को समिति के समक्ष सौंप सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं ये आपको याद रखना है। शारीरिक कारण भी हो सकता है, शारीरिक शारीरिक कारण हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, और कोई सामाजिक कारण भी हो सकता है। तीनों कारण में से कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उनके नियंत्रण में नहीं, उनके माता पिता के नियंत्रण में नहीं है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? बालक को समिति के समक्ष सौंप सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये उसका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? बालक को कहाँ सौंप सकते हैं? समिति के समक्ष पेश करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा कहते हैं यदि जांच और परामर्श की विहित प्रक्रिया के पश्चात समिति का समाधान हो जाता है तो यथास्थिति माता पिता संरक्षक द्वारा समिति के समक्ष अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जाएगा। अब समिति के समक्ष जब बालक को सौंपा है तो समिति ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके मान लेगी कि भी आप नहीं कर पा रहे हो, सौंप जाओ। समिति क्या करेगी? जांच करेगी, और जांच में अगर समिति उपयुक्त पाती कि भैया ये बात ठीक है, ये लोग सही कह रहे हैं, इनके कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है, या फिर ये इस लायक नहीं बचे कि अब ये बालक की देखभाल कर सके, तो वो क्या करेगी? अभ्यर्पण विलेख निष्पादित करेगी। ये याद रखना है, क्या करेगी समिति? अभ्यर्पण विलेख दस्तावेज है एक। अभ्यर्पण विलेख मतलब एक दस्तावेज है कि जो बालक का त्याग कर दिया गया है ना, इस तरीके का एक दस्तावेज का निष्पादन करेगी। एक निष्पादन बनाया जाएगा, निष्पादन बनाया जाएगा, कौन बनाएगा?
समिति द्वारा बनाया जाएगा कि भाई अब जो बालक परित्यक्त हो गया है, माता पिता द्वारा इसको छोड़ा जा चुका है, तो इस तरीके का एक दस्तावेज समिति के द्वारा बनाया जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है ऐसे माता पिता या संरक्षक को जिसने बालक का अभ्यर्पण किया है, बालक के अभ्यर्पण संबंधी अपनी विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए 2 माह का समय दिया जाएगा। ये एक प्रोसीजर है कि भाई अगर माता पिता ने अपने बालक का त्याग कर दिया, छोड़ दिया है, तो उन माता पिता को 2 माह का और टाइम दिया जाएगा काय के लिए, विचार करने के लिए कि भाई आपका बच्चा है, आप उसे छोड़ रहे हैं, तो 2 माह और विचार कर लीजिए। जी काय का टाइम है, विचार का। कितना अवधि और दी जाएगी कि 2 माह। तो ये याद रखना कि इनको विचार करने के लिए कितने माह का टाइम दिया जाएगा, 2 माह का टाइम दिया जाएगा। और अंतरिम अवधि में समिति सम्यक जांच के पश्चात या तो बालक की माता पिता संरक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञात करेगी, या यदि वह 6 वर्ष से कम आयु का या की है तो बालक को किसी विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में रखेगी, या यदि वह 6 वर्ष से अधिक आयु का है तो बाल गृह में रखेगी। तो ये कह रहा है कि भैया 2 माह का टाइम दिया, उसके बीच में समिति क्या करेगी, अपनी जो भी जांच वगैरह प्रक्रिया वगैरह होती है उसको पूरा करेगी। 2 माह का इनको टाइम दिया जाएगा माता पिता को सोचने का कि आप अपने बच्चे को त्याग रहे हैं, तो 2 माह का टाइम है, आप सोच लीजिए। और उसके बीच में समिति क्या करेगी, जांच करेगी, अपनी पूरी जांच वगैरह करेगी। और अगर जांच पूरी हो जाती है, जांच के पश्चात वो जो बालक का माता पिता या संरक्षक है वो क्या लिखा है, पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञात करेगी। तो पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञात कर सकती कि अब इसमें जो दो कंडीशन दी गई कि अगर बालक जो है या बालिका जो है, दोनों के बारे में कहा कि अगर 6 वर्ष से कम आयु के हैं, ये याद रखना 6 वर्ष से कम आयु के हैं, तो ये कह रहा है तो कहाँ रखेंगे। अगर 6 वर्ष से कम आयु का है कोई बालक या बालिका तो दत्तक अभिकरण में रखेगा। कहाँ रखा जाएगा, दत्तक अभिकरण, दत्तक अभिकरण। तो दत्तक अभिकरण में रखा जाएगा। दत्तक अभिकरण मतलब चूंकि छोटा है तो गोद कोई भी ले लेगा ना उसे। ये याद रखो आप तो कि छोटा बच्चा है, 6 साल से कम का बच्चा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति गोद लेना चाहता है बच्चों को वो छोटे ही बच्चे गोद लेता है, बड़े बच्चों को तो कोई गोद लेता नहीं। तो 6 साल से कम का बच्चा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका दत्तक हो सकता है, कोई ना कोई से माता पिता मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए इन बच्चों को कहाँ रखा जा सकता है, दत्तक अभिकरण के समक्ष रखा जा सकता है। और अगर 6 वर्ष से ऊपर का कोई बालक है तो उसे कहाँ रखा जाएगा, 6 वर्ष से ऊपर ऊपर का है तो उसे रखा जाएगा बाल गृह में। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखना है। अगर 6 वर्ष से कम का है तो ये याद रखें कि उसे दत्तक के लिए रख दिया जाएगा कि भाई दत्तक कोई ले सकता है, जो भी लेना चाहते हैं, जिनको जरूरत होती है बालकों को, बच्चों को लेने की, तो दत्तक गृह में रखा जाएगा, अभिकरण में रखा जाएगा। और अगर 6 वर्ष से ऊपर का है तो कहाँ रखा जाएगा, उसे बाल गृह में रखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद है सेक्शन 36 जो है इसका, सेक्शन 36 जो है जांच के बारे में है कि जांच कैसे की जाएगी। सेक्शन 36 जो है जांच से संबंधित है। ये कि इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज कहता है कहता है धारा 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति ऐसी रीति से जांच करेगी जो विहित की जाए, और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा 2 में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह, आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी। परंतु 6 वर्ष से कम के सभी बालकों को जो अनाथ और अभ्यर्पित हैं या परित्यक्त प्रतीत होते हैं, विशेषतः प्राप्त दत्तक अभिकरण में जहां उपलब्ध है रखा जाएगा। दूसरा कह रहा है, इस दूसरा बाद में देखिए तो ये क्या कह रहा है, समिति जब बालक जो है धारा 31 के दिन पेश किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति कुल मिला के उसकी जांच करेगी, जो बालक उनके समक्ष आता है उसकी जांच करेगी। समिति जांच करने के बाद क्या कर सकती है, समिति बालक को
बाल गृह में रखने का आदेश पारित कर सकती है, कोई सुविधा तंत्र हो सकता है वहां रखने का आदेश पारित कर सकती है, या कोई योग्य व्यक्ति वगैरह है उसके समक्ष बालक को रखने का आदेश पारित कर सकती है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण जो अधिकारी वगैरह होते हैं, पुलिस अधिकारी, उनके द्वारा सामाजिक अन्वेषण, है ना, उन सबका सामाजिक अन्वेषण करने का भी आदेश पारित कर सकती है। इसमें भी कोई नियम है कि अगर 6 माह से जो छोटा बच्चा है उसको कहाँ रखा जाएगा, उसको विशेष दत्तक, जो दत्तक अभिकरण होते हैं, कहीं भी जहां भी जगह मिलती है वहां उनको रखा जाएगा। अगर बालक 6 माह से छोटा है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, दत्तक ग्रहण के समक्ष रखा जाएगा। जो पहले बातें आई थी वही बातें हैं, बस केवल समिति द्वारा उसकी जांच की जाएगी, अन्वेषण कराया जाएगा, है ना, अन्वेषण कराया जाएगा और उसको कहाँ रखना है बालक को, उसके बारे में व्यवस्था की जाएगी। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है सामाजिक अन्वेषण 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें समिति को बालक को पहली बार पेश करने के 4 माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। ये याद रखना है कि सामाजिक जो अन्वेषण है जो समिति द्वारा कराया जा रहा है, कौन सा सामाजिक अन्वेषण कितने दिन में पूरा किया जाएगा, इसकी अवधि आपको याद रखना है, सामाजिक अन्वेषण 15 दिन में, 15 दिन में पूरा किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि सामाजिक जो अन्वेषण की अवधि है कितने दिन की होगी, 15 दिन की होगी, यानी उसको 15 दिन के भीतर पूरा करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है कि सामाजिक अन्वेषण की जो अवधि होगी 15 दिन के भीतर पूरा करना पड़ेगा, ताकि समिति जो है बालक के बारे में कितने माह के भीतर, इसमें समिति को बालक को पहली बार पेश करने के 4 माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बने। समिति जो अपना अंतिम आदेश, ये भी याद रखना है, अंतिम आदेश, समिति अपना अंतिम आदेश कितने माह के भीतर पारित करेगी, 4 माह, 4 माह के भीतर। तो ये भी याद रखना है कि समिति जो अपना अंतिम आदेश है कितने माह के भीतर पारित करेगी, 4 माह के भीतर पारित करेगी। 15 दिन के भीतर वो अन्वेषण कराएगी ताकि वो 4 माह के भीतर क्या कर सके, अपना अंतिम आदेश पारित कर सके। तो समिति अपना अंतिम आदेश कितने माह के भीतर पूरा करेगी, ये याद रखना है, 4 माह के भीतर। इसमें भी परंतु लिखा है, परंतु अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट किया जाए। ये कह रहा है कोई अनाथ बालक है, परंतु इसका कहता है, परंतु कहता है कि अनाथ बालक है या किसी परित्यक्त मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, ऐसा कोई बालक है या अभ्यर्पित बालक है जिसके माता पिता ने उसको छोड़ा है, त्याग दिया है, त्यागा हुआ बालक है, तो ये कह रहा है इनकी अवधि कितने समय में पूरी की जाएगी, जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट है। आगे पढ़ेंगे धारा, इनके लिए अवधि कौन सी होगी, जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट बताई गई है उस अवधि में इनकी क्या की जाएगी, इनके लिए आदेश पारित किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे अपन, आगे इस 38 में क्या आएगा, 2 वर्ष के करीब है उसमें अवधि। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है जांच पूरी हो जाने के पश्चात यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुंब या उसका कोई दृश्यमान सहारा नहीं है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है, तो है तब तक बालक को, यदि बालक 6 वर्ष से कम आयु का है तो विशेष दत्तक अभिकरण में, बाल गृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के या पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगी, जब तक बालक के लिए ऐसा पुनर्वास उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते जो भेद किए जाए, या जब तक बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। परंतु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा ऐसा पुनर्वलोकन किया जा सकेगा जो विहित किया जाए। ये क्या कह रहा है कि भाई जांच पूरी हो जाने के पश्चात ये क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जांच पूरी हो जाती है और बालक का कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है कोई बालक, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर बालक 6 माह से कम आयु का है तो विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण में का, ये तो आप जानते हैं, विशेष अगर 6 माह से छोटा है तो दत्तक के लिए रखा जाएगा, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण होता है वहां रखा जाएगा, या फिर बाल गृह में या सुविधा तंत्र होते हैं, या कोई योग्य व्यक्ति कौन होता है, जो बालक की देखभाल करने के लिए सहमत हो जाता है, जो शर्तें बताई गई हैं उनके अनुसार, तो योग्य व्यक्ति की या पोषण कुटुंब के पास इसको भेजा जा सकता है, रखा जा सकता है, जब तक कि उसकी कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती या वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। दोनों बातें, या व्यवस्था हो जाए कोई अन्य
या फिर वो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता तब तक उनको इन जगह पर रखा जा सकता है। परंतु ये कहता है कि जहां भी बालक को रखा जाएगा उसका समिति द्वारा पुनर्वलोकन किया जाएगा। उस जहां भी बालक को रखा जाता है उस जगह का क्या किया जाएगा, पुनर्वलोकन किया जाएगा। पुनर्वलोकन इसलिए किया जाएगा, देखा जाएगा कभी बालक को ठीक तरीके से ये लोग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि अब पोषण देख रेख है या कुटुंब देख रेख, कई लोग क्या होता है ऐसा क्यों रखने लगते हैं, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है ना, फंडिंग मिलती है, बालक के लिए खर्चा मिलता है, तो कई लोग बना लेते हैं। देख रेख करना नहीं है, बस सरकार का पैसा आया वो हड़प के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए उसकी जांच वगैरह की जाती है, ताकि ये लोग जो देखा जाए कि बालकों की वाकई में देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है, जो बालकों के लिए जो आता है वो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इस चक्कर में चौथा कहता है समिति जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों का पुनर्वलोकन करने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए मामलों को निपटारे की प्रकृति और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये कह रहा है समिति एक रिपोर्ट, समिति ये याद रखना है, समिति हर तिमाही में कितने, 3 माह में, ये याद रखना है कितने माह में रिपोर्ट पेश करेगी, 3 माह में। समिति एक रिपोर्ट पेश करेगी 3 माह में, हर 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। किसको पेश करेगी, जिसमें लिखा है जिला मजिस्ट्रेट को। जिला मजिस्ट्रेट को कौन से मामले हैं जो लंबित हैं, पेंडिंग मामले हैं, लंबित मामले। तो इन लंबित मामलों के बारे में समिति हर 3 माह में एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट किसको भेजेगी, जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगी। हर तिमाही में रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ये कि 3 माह में रिपोर्ट कितने महीने में तैयार करेगी समिति, लंबित मामलों की रिपोर्ट 3 माह में रिपोर्ट तैयार करती, किसको भेजेगी, जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगी। ये आपको जिला मजिस्ट्रेट को इसलिए भेजते हैं कि वो जिले का मालिक है, उसको पता होना चाहिए कि भैया कितने मामले पेंडिंग है उसके जिले में, है ना, कौन कौन सी कार्रवाई लंबित है, इसके लिए। 5वां कहता है, देखिए इसका, जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 4 के अधीन पुनर्वलोकन करने के पश्चात समिति को लंबित मामलों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय यदि आवश्यक हो करने का निर्देश देगा और ऐसे पुनर्वलोकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा, जो अतिरिक्त समितियों का गठन यदि अपेक्षित तो करवा सकेंगी। ये क्या कह रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि जब अब समिति ने किसको रिपोर्ट भेजी है, मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को। अब जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका पुनर्वलोकन कराएगा, देखेगा कि भैया क्या कमियां हैं, तो जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आदेश देगा समितियों को। और उसके बाद क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट भी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिला मजिस्ट्रेट। और जिला मजिस्ट्रेट जो है अपनी रिपोर्ट तैयार किसको करके भेजेगा, राज्य सरकार को, राज्य सरकार। ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजेगा, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट का काम है कि राज्य को अपडेट करना, राज्य सरकार को अपडेट करते रहना। तो ये क्या करेगा, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट बना करके भेजेगा, जो अतिरिक्त समितियों का या उन यदि अपेक्षित तो करवा सके। तो अतिरिक्त समिति तो ये आवश्यक होंगी, तो उनको लगता है कि ये समितियां कम पड़ रही हैं या ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं या ज्यादा है बर्डन, तो अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया जा सकता है। तो ये जिला मजिस्ट्रेट किसको भेजेगा, ये तो खैर कोई याद नहीं करना, बस इतना याद करना है कि जिला मजिस्ट्रेट भी एक रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा और वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। परंतु इसमें भी लिखा है, परंतु यदि ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने के 3 माह के पश्चात भी समिति द्वारा लंबित मामलों का पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया 3 माह के भीतर भी, परंतु कहता है 3 माह के भीतर भी अगर जो भी समस्या थी उसका निराकरण अगर समिति द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार उस समिति को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। समिति को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। उसकी जगह फिर क्या करेगी, एक नई समिति बनाएगी, नई समिति बनाई जाएगी। उसको लगता है कि भैया इन 3 माह के भीतर भी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं, निपटारा नहीं कर पाए हैं उसका, तो उस समिति को ही राज्य सरकार क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है और उसकी जगह क्या कर सकती है, एक नई समिति बना सकती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए 6वां क्या कहता है। 6वां कहता है समिति की समाप्ति पर पूर्वानुमान में और इस बात को देखते हुए भी नई समिति के गठन के समय कोई समय बर्बाद ना हो, राज्य सरकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले
पात्र व्यक्तियों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगी। तो ये कह रहा है कि भाई समिति बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है समय बर्बाद आदि वगैरह हो सकता है, हो सकता है कि समय समिति बनने में टाइम लग जाए। तो सरकार क्या कर सकती है, जो भी पात्र व्यक्ति हैं समिति समाप्त करने के बाद जो भी पात्र व्यक्ति उसका एक पैनल बनाए रख सकती है। पैनल मतलब जब तक ये पैनल काम करता रहेगा, जब तक नई समिति नहीं बन जाती, तो जो भी पात्र व्यक्ति होते हैं तो पात्र व्यक्तियों का एक पैनल तैयार रहेगा। मतलब वो व्यक्ति समिति की जगह कार्य करते रहेंगे, जब भी नई समिति बन जाएगी तो नई समिति काम करेगी, तब तक वो पैनल काम करता रहेगा। ये इसलिए कि ताकि समय बर्बाद ना हो। तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, एक पैनल बना सकती है। जो भी पात्र व्यक्ति लगते हैं, जो भी पात्र यानी योग्य व्यक्ति हैं, उनका एक पैनल बना सकती है। और ये पैनल कब तक काम करेगा, जब तक नई समिति नहीं बन जाती। सातवां कहता है उपधारा 5 के अधीन नई समिति के गठन में हुई किसी विलंब की दशा में पास के जिले की या बाल कल्याण समिति अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी। अब ये कह रहा है कि किसी वजह से मान लीजिए समिति बनने में विलंब हो रहा है, देर हो रहा है, समिति नहीं बन पा रही, तो उसके पास के जिले की उसके पास का कोई भी जिला हो सकता है, उसके अलावा दूसरी समिति हो सकती है, तो उस पर उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा। मतलब जो भी पास के जिले की जो समिति होती है वो मान लो ए जगह की समिति को समाप्त करती है, तो बी जगह की जो भी समिति है उसको उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा। और ये क्या करेगा, ये उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा उस जिले की। जब तक नई समिति नहीं बन जाती तब तक ये लोग क्या करते रहेंगे, उसका उत्तरदायित्व का पालन करते रहेंगे। तो अन्य समिति जो होती है जिले के बाहर की या अन्य जिले में, उनको उसका कार्यभार एक तरीके से क्या क्या किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है। इसके बाद देखिए सेक्शन जो है आपका 37 है। सेक्शन जो 37 है वो कहता है देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के बारे में पारित आदेश। ये आदेश है भाई, क्या आदेश पारित किए जा सकते हैं। ऐसे बालक जो देखरेख की जरूरत है उनके बारे में क्या क्या आदेश पारित किए जा सकते हैं। इसमें देखिए पहला क्या कहता है, इसमें कहता है समिति जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है, बालक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने और यदि बालक विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दशाओं में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी। नीचे कुछ आदेश दे रखे हैं जो समिति द्वारा पारित किए जा सकते हैं। समिति आदेश कब पारित करेगी, पहले वो जांच करेगी, उसके बाद सामाजिक अन्वेषण जो रिपोर्ट है उस पर विचार करेगी। अगर बालक बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है, तो बालक की राय भी ध्यान में रखी जाएगी। तो इन तीनों आधारों के देखने के बाद बाल कल्याण समिति है निम्नलिखित आदेश, या तो एक आदेश या एक से अधिक आदेश पारित कर सकती है, जैसा भी उसे आवश्यक समझ लगता है। तो पहला कहता है बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद होने की घोषणा। तो पहले तो घोषणा कर सकती कि जो बालक है जरूरतमंद बालक है, तो इसकी घोषणा समिति द्वारा की जा सकती। दूसरा कहता है माता पिता या संरक्षक के कुटुंब को बालक कल्याण अधिकारी या पदाभित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन या उसके बगैर बालक का प्रत्यावर्तन। ये क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्रत्यावर्तन मतलब सौंपना। बालक के माता पिता या संरक्षक या कुटुंब को बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन। कौन कौन के पर्यवेक्षण के अधीन, बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है उनके पर्यवेक्षण के अधीन या उसके बगैर बालक का प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन के बारे में भी घोषणा कर सकती है। उसके अभ्यर्पण जो अपन न्याय पढ़ा था, तो अभ्यर्पण के बारे में भी घोषणा कर सकती है। तीसरा कहता है ऐसे बालक को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन या अस्थायी देखभाल के लिए दत्तक ग्रहण के प्रयोजनों के लिए या तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात ही बालक के कुटुंब का पता नहीं लगाया जा सकता है, या यदि उसका पता लगा भी गया है तो कुटुंब में बालक का प्रत्यावर्तन बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में बालक का स्थानन। तो ये क्या कह रहा है, ये जांच करने के बाद जब समिति जो बालक को त्याग वगैरह दिया जाता है, उनका प्रत्यावर्तन आदि कर दिया जाता है, तो ऐसे बालकों के कुटुंब का कोई पता नहीं चला, जिनका पता ही नहीं चला है भाई कि कौन से कुटुंब के कहाँ से, मतलब एक जो खो जाते हैं इस तरीके के जो बालक हैं और उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, या यदि उनका पता लग भी गया है लेकिन जो कुटुंब बालक का प्रत्यावर्तन बालक के, लेकिन उनको लगता है कि भाई पता लग भी गया है लेकिन इस बालक को उनके माता पिता के पास रखना, या मतलब जिनका भी पता लगा है उनके पास रखना
उपयुक्त नहीं होगा, मतलब उसका अभ्यर्पण ही आवश्यक है, लगता है उनको कि उसके हित में है, अभ्यर्पण जरूरी है, क्योंकि कई माता पिता होते जो नहीं कर पाते पालन पोषण, तो अगर समिति को लगता है कि नहीं उसके हित में उसका प्रत्यावर्तन है, तो बालक को बाल गृह हो सकता है, या कोई सुविधा तंत्र हो सकता है, या कोई विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण हो सकता है, वहां पे रखने का आदेश पारित कर सकता है। अगला कहता है इसमें दीर्घकालीन या अस्थायी देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति के पास बालक को रखना, है ना। तो योग्य व्यक्ति है उसके पास भी रखने का, तो कॉमन है ये चीजें, तो आपको एक बार पढ़ना है, खैर इनको याद भी नहीं करना, तो कॉमन चीजें हैं। योग्य व्यक्ति जो है उसके पास रखने का भी आदेश समिति द्वारा दिया जा सकता है। अगला कहता है धारा 44 के अधीन कोई पोषण देखरेख का आदेश भी दिया जा सकता है, अगर पोषण की जरूरत है, पोषण देखरेख, है ना, तो पोषण देखरेख का आदेश भी दिया जा सकता है, देख रेख का आदेश भी दिया जा सकता है। या धारा 45 के अधीन प्रयोज्यता के कोई आदेश है, धारा 45 के अधीन कोई आदेश है, वो भी दिया जा सकता है। आगे कहता है ऐसे बालक, ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या सुविधा क्षेत्रों को जिनकी देखरेख में बालक को की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है निर्देश, जिसके अंतर्गत जरूरत आधारित परामर्श, व्यवसायिक चिकित्सा या व्यवहार उपांतरण, चिकित्सा कौशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाएं और यथा अपेक्षित या अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों और जिला बालक कल्याण एकक या राज्य सरकार द्वारा और अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन और समन्वयन सहित तत्काल आश्रय और सेवाओं में, जैसे कि चिकित्सा देखरेख, मनोविकार चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी निर्देश की। तो कुल मिला के जो बालक की जरूरत की चीजें हैं, या उसके इलाज के लिए, उसकी शिक्षा के लिए जो भी चीजें आवश्यक है, उसके बारे में भी जो समिति है उसके द्वारा आदेश किया जा सकता है, उसके इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, है ना, या अन्य कोई विकास के लिए जो बालक को आवश्यक, समिति को आवश्यक लगता है, ऐसा कोई भी आदेश समिति के द्वारा क्या किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। लास्ट इसमें देखिए क्या कहता है, बालक की धारा 38 के अधीन दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा। तो ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको, धारा 38 के अधीन क्या कर सकते हैं, दत्तक ग्रहण के लिए, दत्तक ग्रहण के लिए क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। समिति के द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए क्या किया जा सकता है, बालक को स्वतंत्र घोषित करने का अर्थ क्या है कि अब जब स्वतंत्र घोषित कर दिया है तो कोई भी व्यक्ति जो दत्तक लेना चाहे उस बालक को क्या कर सकता है, दत्तक या गोद ले सकता है, इसको स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। दूसरा कहता है समिति पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा कर सकती है। दूसरा जो क्लॉज है इसमें वो कहता है कि समिति जो है पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की भी घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है, समिति द्वारा की जा सकती है। धारा 46 के अधीन पशु देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए, उसकी पश्च मतलब पाश्चात्यवर्ती सहायता जो बालक की है उसके लिए भी घोषणा कर सकती है। किसी अन्य कृत्य के संबंध में जो विहित किए जाए उसके बारे में भी कोई अन्य आदेश समिति के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये सारे कॉमन से आदेश हैं, एक बार पढ़ने हैं, बस इनको याद नहीं करना कि भाई इनको याद करना हो, बस इसमें एक दो चीजें याद करना है, दत्तक वाला, 3 माह वाला, बाकी कुछ इसमें ऐसे चीजें नहीं जो आपको याद करना है, एक बार थोड़ा सा बस इसको पढ़ना है। इसके बाद देखिए सेक्शन 38 है बालकों की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया, ये याद करना है आपको, सेक्शन जो है 38 कि अब दत्तक के लिए बालक क्या हो गया, स्वतंत्र घोषित हो गया। धारा कौन सी धारा पूछी जाती है इसमें कि धारा 38, सेक्शन जो है 38, सेक्शन जो है 38 है, काय के संबंध में है, दत्तक ग्रहण के लिए बालक का स्वतंत्र घोषित किया जाना, दत्तक ग्रहण के लिए बालक का क्या घोषित किया जाना, स्वतंत्र। बस इतना याद रखिए कि दत्तक ग्रहण के लिए बालक का स्वतंत्र घोषित किया जाने से संबंधित है धारा 38। इसमें देखिए क्या कहता है पहला क्लॉज, इसमें कहता है पहला, अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में समिति बालक के माता पिता या संरक्षकों का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि बालक या तो अनाथ है या किसी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी। सबसे पहले तो समिति क्या करेगी, जांच करेगी, पता लगाएगी, है ना, जांच करेगी, पता लगाएगी कि भाई इस बालक का कोई माता पिता है कि नहीं, कोई संरक्षक है कि नहीं। और जब उसको जांच करने के बाद पता पड़ता है कि भाई इसका कोई माता पिता भी नहीं, कोई संरक्षक भी नहीं, देखभाल करने वाला भी नहीं है, तो ऐसे बालक को समिति क्या कर सकती है, दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित कर सकती है। परंतु लिखा है, परंतु ऐसी घोषणा ऐसे बालक के लिए जो 2 वर्ष की
तक की आयु तक के हैं, बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर, और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के 4 माह के भीतर की जाएगी। ये अवधि आपको याद रखना है। कैसे बालक हैं? 2 वर्ष तक की आयु, यानी 2 वर्ष तक के आयु, 2 वर्ष के तक मतलब 2 वर्ष भी शामिल है, तो 2 वर्ष तक के जो बालक हैं उसके बारे में जो जांच की जाएगी, इसमें लिखा परंतु घोषणा 2 वर्ष तक की आयु के एक बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर। तो इनकी जो कितने माह के भीतर कुल मिला के इनको दत्तक के लिए घोषित किया जाएगा? 2 माह के, अगर 2 वर्ष से कम के बालक हैं, 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम के बालक हैं, और 2 वर्ष या 2 वर्ष से ऊपर के हैं, 2 वर्ष या उससे ऊपर के बालक हैं, ऊपर के बालक हैं, तो उसके बारे में समिति कितने माह में फैसला करेगी, मतलब स्वतंत्र घोषित करेगी? 4 माह के भीतर। दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करेगी 4 माह के भीतर। अब 2 माह, 2 वर्ष से छोटा है इसीलिए 2 माह के भीतर इसलिए करेंगे, छोटे जितने, वही बात है ना कि जितना छोटा बच्चा होता है लोग उतना ज्यादा उसको गोद लेते हैं ना, तो इसलिए 2 साल का बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसको लोग अब इसको अगर डिले करेंगे, देर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर लोग बाग बड़े बच्चों को गोद नहीं लेते, इसीलिए इसकी प्रक्रिया को जल्दी बनाया गया, फास्ट बनाया गया कि 2 माह के भीतर आप इसको स्वतंत्र घोषित करेंगी। समिति जो भी जांच है 2 माह के भीतर ही पूरा करके उसे स्वतंत्र घोषित करेगी, और जो 2 वर्ष से ऊपर है उनको 4 माह के भीतर क्या करेगी? स्वतंत्र घोषित करेगी। ये 2 अवधि जो है आपको इसमें याद रखना है। देखिए अब आगे देखिए, परंतु है इसमें, परंतु यह और कि इस बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के संबंध में जांच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता पिता के विरुद्ध कोई प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं कराई जाएगी। ये भी याद रखें, कोई जैविक माता पिता है जो उसके जैविक माता पिता, माता पिता, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये कह रहा है एफआईआर कि भैया दत्तक कर दिया, तो अब इसके लिए कोई माता पिता जो जैविक मतलब बायोलॉजिकल जो माता पिता होते हैं उनके उनके खिलाफ कोई क्या नहीं किया जाएगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तो ये याद रखना, आपको ये भी याद रखना है कि कोई ऐसा नहीं कि भाई इनको दत्तक कर दिया अब आपने क्यों छोड़ दिया था, उनके माता पिता के खिलाफ एफआईआर हो, तो ये एफआईआर वगैरह नहीं होगी। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका क्लॉज, दूसरा कहता है अभ्यर्पित बालक की दशा में जहां अभ्यर्पण संबंधी आवेदन पर समिति द्वारा बालक को रखा गया है, धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए उस मामले को समिति के समक्ष लाएगी। ये क्या कह रहा है, जो बालक सरेंडर किया गया था, जिसको सौंपा गया था, समिति द्वारा बालक को रखा गया है, धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर बालक को कहाँ लाएगी? दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए उस मामले को समिति के समक्ष लाएगी। तो दत्तक ग्रहण के लिए, काय के लिए? दत्तक ग्रहण के लिए कहाँ लाया जाएगा बालक को? जो भी जांच वगैरह होगी समिति के समक्ष, समिति डिसाइड करेगी कि समिति के समक्ष क्या लाया जाएगा, बालक को लाया जाएगा। तीसरा कह रहा है इसमें ऐसे कुछ बालक होते हैं, देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है मानसिक रूप से विकृत माता पिता के बालक या लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति के अवांछित बालक की दशा में उस बालक की समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। तो ये कह रहा कोई बालक जो है मानसिक रूप से या विकृत हो सकता है या लैंगिक हमले का शिकार वगैरह हो सकता है, तो इस बालक को भी जो है समिति अगर चाहे तो दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर सकती है। चौथा कहता है अनाथ या परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति में कम से कम 3 सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये याद रखना है कि जो दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाता है बालक को, समिति के कितने सदस्यों द्वारा किया जाएगा? 3 सदस्यों द्वारा, समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा? उसे दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। तो ये याद रखना है कितने सदस्यों द्वारा घोषित किया जा सकता है? कम से कम 3 सदस्यों द्वारा उसे स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। पांचवा है इसका, समिति दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए बालक की संख्या और विनिश्चयार्थ लंबित मामलों की संख्या के बारे में राज्य अभिकरण और केंद्रीय अभिकरण स्रोत प्राधिकरण को ऐसी रीति में जो विहित की जाए प्रति माह सूचित करेगी। तो ये कह रहा है हर माह, प्रति माह मतलब हर माह, प्रति माह मतलब ये समिति की जिम्मेदारी, किसकी? समिति। ये सूचना देंगी, किसको देंगी सूचना?
ये सूचना देंगी राज्य अभिकरण को और केंद्रीय दत्तक स्रोत प्राधिकरण को। राज्य अभिकरण जो होता है, राज्य अभिकरण को और केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण को। ठीक है, तो इन दोनों को एक सूचना देंगी समिति हर माह, हर महीने क्या किन किन को सूचना दी जाएगी, राज्य प्राधिकरण को या केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण जो होता है, इनको समिति द्वारा हर महीने क्या दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी। इसके बाद जो है आपका अध्याय 7 है, इसमें पुनर्वास के संबंध में है जी। देखिए इसको देखो थोड़ा सा। देखिए अध्याय 7 जो है पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने से संबंधित है। पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने से संबंधित है। इसमें धारा 39 देखिए सेक्शन 39। सेक्शन 39 है पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया। तो याद रखेंगे कैसे संबंधित है, पुनर्वास से, है ना। पुनर्वास मतलब पुनर्वास से संबंधित है सेक्शन 39, और समाज में पुनः मिलाना, है ना, मुख्य धारा से जोड़ना कहते हैं जिसे, समाज में मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित है। इसमें कहता है पहला क्लॉज, इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया बालक की वैयक्तिक देखरेख योजना के आधार पर अधिमानतः कुटुंब आधारित देखभाल और पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तक ग्रहण या पोषण देखरेख और साथ या उसके बिना या संरक्षक के प्रत्यावर्तन द्वारा हाथ में ली जाएगी। परंतु संस्थागत गैर सरकारी संस्थागत देखरेख में रखे गए सदोहरों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में है। तो ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की कुल मिला के क्या किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। और उसको जो कुटुंब आधारित देखरेख है ना, कुटुंब आधारित देखरेख मतलब ऐसा माहौल रहता है कि घर जैसा माहौल जहाँ रहता है उस तरीके के माहौल में इनको रखने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। पर्यवेक्षण या प्रवर्तन में रखा जाएगा या तो फिर दत्तक ग्रहण या पोषण देखरेख जैसी भी स्थिति हो उसमें इनको रखने की कोशिश की जाएगी, और उनके बिना या कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा हाथ में ली जाएगी। तो इस तरीके से उनकी देखरेख की जाएगी कि उनको कुल मिला के पारिवारिक वातावरण मिले, उस तरीके की उनकी देखरेख और संरक्षण में जो है बालक को रखा जाएगा, ये कह रहा है। परंतु इसमें कह रहा है कि परंतु संस्थागत या गैर संस्थागत देखरेख में रखे गए सदोहरों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जा रहा है उनके सर्वोत्तम हित है। सदोहर का मतलब होता है कि भैया एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, तो पहले तो कोशिश की जाएगी कि एक साथ रखे जाए, अगर उनके हित में है एक साथ रखा जाना तो एक साथ रखने की कोशिश की जाएगी, अगर नहीं है तो फिर अलग अलग रखा जा सकता है। सदोहर का मतलब होता है एक ही खानदान के हो सकते हैं, एक ही परिवार के हो सकते हैं। अनाथ हो जाते हैं ना कि कुछ बाढ़ आ गई, माता पिता सब मर गए तो एक ही परिवार के हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कोशिश की जाएगी कि एक साथ रखा जाए अगर पॉसिबल होगा तो, अब नहीं है तो फिर अलग अलग तो रखा ही जाएगा, है ना। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, दूसरा कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया को यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तो संप्रेषण गृह में, या यदि बोर्ड के आदेश द्वारा उन्हें वहां रखा जाता है तो विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान में या उचित सुविधा या किसी योग्य व्यक्ति के साथ रखकर जिम्मा लिया जाएगा। ये क्या कहता है, विधि का जो उल्लंघन करने वाला बालक है अगर उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो फिर कहाँ कहाँ रखा जाएगा, जैसी भी स्थिति हो, कोई संप्रेषण गृह में रखा जा सकता है या कोई विशेष गृह में रखा जा सकता है या कोई सुरक्षित स्थान में रखा जा सकता है या योग्य व्यक्ति के पास रखा जा सकता है जो उसका जिम्मा ले सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है, सुरक्षित स्थान में रखा जा सकता है ना, कोई योग्य व्यक्ति के पास रखा जा सकता है। क्या क्या कह रहा था, और कहाँ वो रखा जा सकता है, योग्य व्यक्ति या कोई विशेष गृह जो होता है ना, विशेष गृह होता है वहां रखा जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो जी, कब, जब उसकी जमानत नहीं होती तब। अगर जमानत मंजूर नहीं होती तो फिर तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, तो सुरक्षित स्थान में रखा जा सकता है, किसी योग्य व्यक्ति के पास रखा जा सकता है, कोई विशेष गृह में रखा जा सकता है
कहीं भी जहाँ ऐसी आवश्यकता है उसके हिसाब से उस बालक को रखा जा सकता है। तीसरा कहता है इसका देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद ऐसे बालक जो किसी कारण से कुटुंब के साथ नहीं रखे गए हैं। इस अधिनियम के अधीन ऐसे बालकों के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था में या किसी योग्य व्यक्ति के साथ या उपयुक्त सुविधा तंत्र में अस्थायी या दीर्घकालीन आधार पर रखे जा सकेंगे, और जहां कहीं बालक को इस प्रकार रखा जाता है वहां पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा लिया जाएगा। ये कह रहा है कि किसी भी वजह से अगर कोई बालक है जो कुटुंब के साथ नहीं रखे जा सके हैं, तो इस अधिनियम के अधीन जो भी रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था होती है, फिर कहाँ रखा जाएगा? रजिस्ट्रीकृत जो संस्थाएं बनाई इसीलिए जाती है, तो जो रजिस्ट्रीकृत संस्था होती है ना, उनमें रखा जा सकता है, या कोई योग्य व्यक्ति हो सकता है, योग्य व्यक्ति हो सकता है, या कोई सुविधा तंत्र हो सकता है ना, तो इनमें से किसी भी जगह उन बालकों को रखा जा सकता है, और उसमें रखने के बाद उसमें समाज में पुनः मिलाने की कोशिश की जाएगी, बालकों के समाज में उसको पुनः मिलाया जाए। चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा कहता है देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद ऐसे बालकों को यथासंभव देखरेख को छोड़ रहे हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विशेष गृहों को छोड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धारा 46 के अधीन यथा निर्दिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये याद रखेंगे आप कि ऐसे बालक है जो संस्थाओं को छोड़ रहे हैं। संस्था को कौन छोड़ते हैं? जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के हो गए हैं, संस्था को छोड़ रहे हैं। अब समाज में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? उन्हें धन की जरूरत पड़ेगी ना, वित्तीय। तो क्या जरूरत पड़ेगी? उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। कोई कारोबार करेंगे, धंधा करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? तो ये उसके बारे में कह रहा है कि उस ऐसे जो बालक है उनको धारा 46 के अनुसार क्या किया जाएगा? उनकी वित्तीय या धनीय सहायता की जाएगी, उसको वो भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि स्वाभाविक सी बात है अगर वो वित्तीय सहायता नहीं की जाएगी तो क्या करेंगे फिर बाद में? वो फिर से अपराध करेंगे, फिर से अपराधी बन सकते हैं। तो इसीलिए उनकी वित्तीय सहायता भी की जाएगी ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और फिर वो गलत रास्ते पे ना जाए। तो अगर कोई बालक है जो संस्थाओं को छोड़ रहे हैं, 18 वर्ष से अधिक के हो गए, तो उनकी वित्तीय सहायता भी की जाएगी धारा 46 में बनाए गए नियमों के अनुसार। अब देखिए धारा 40, देखिए धारा 40 क्या कहता है। सेक्शन 40 कहता है देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों का प्रत्यावर्तन। ये देखिए ये क्या कहता है। पहला इसमें प्रत्यावर्तन है जरूरतमंद बालकों का। इसमें कहता है किसी बालक को प्रत्यावर्तन और संरक्षण किसी भी बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण, अभिकरण या खुले आश्रय को प्राथमिक उद्देश्य होगा। ये क्या कह रहा है कि किसी भी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण, प्रत्यावर्तन और संरक्षण दो चीजें हैं कि प्रत्यावर्तन और संरक्षण, ये किसका काम होगा? इसमें लिखा है किसी भी बाल गृह, जो भी बाल गृह होते हैं, कोई बाल गृह है या कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण हो सकता है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, या कोई खुला आश्रय हो सकता है। तो इनका प्राथमिक उद्देश्य कह लीजिए, या इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? प्रत्यावर्तन और संरक्षण। बालकों का जो प्रत्यावर्तन है और संरक्षण है, ये जो चाहे वो बाल गृह हो, चाहे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण हो, या कोई खुला आश्रय हो, इनका पहला काम होगा कि जो बालक है उनका प्रत्यावर्तन और संरक्षण करना। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है यथास्थिति बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या खुला आश्रय ऐसे उपाय करेगा जो कौटुंबिक वातावरण से वंचित बालक की, जहां ऐसा बालक अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उसकी देखरेख और संरक्षण में प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए आवश्यक समझे। तो ये कह रहा है जहां बालक रहता है, कहीं भी रहता है, जहां बालक बाल गृह हो, चाहे कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या कोई खुला आश्रय, इनमें से तीनों में से कहीं भी रहता है, तो ये लोग क्या देखेंगे? जो ये लोग ये देखेंगे कि प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए आवश्यक समझे। ये इनको लगता प्रत्यावर्तन या संरक्षण क्या है, उसका आवश्यक है, तो उनको उनको रखा जाएगा, उनको देखा जाएगा। एक मिनट,
इनको देखा जाएगा। स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण से माता पिता, दत्तक माता पिता, पोषित माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है। तो प्रत्यावर्तन का अर्थ भी लिख दिया यहाँ उन्होंने कि भैया प्रत्यावर्तन का अर्थ क्या है, माता पिता को द्वारा, माता पिता को प्रत्यावर्तन मतलब सौंपने होता है, सरेंडर होता है। अरे तो माता पिता हो सकते हैं, दत्तक हो सकते हैं, दत्तक माता पिता हो सकते हैं, दत्तक माता पिता हो सकते हैं, पोषक माता पिता हो सकते हैं, या फिर योग्य व्यक्ति हो सकता है। तो इनको ये आता है आपको, योग्य व्यक्ति, इनको सौंपना होता है कि क्या कह रहा है ये, प्रत्यावर्तन का अर्थ क्या है, माता पिता के द्वारा सौंपना, दत्तक माता पिता, पोषित माता पिता, संरक्षक योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है, इनको सौंपना। प्रत्यावर्तन का अर्थ है इनको सरेंडर करना, इनको को भी सौंपा जा सकता है, दत्तक माता पिता को भी सौंपा जा सकता है, पोषक माता पिता को भी सौंपा जाता सकता है, या फिर योग्य व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है। तो ये सभी की सब आते हैं इसमें। बस आज इतना ही रहने दीजिए 40, बाकी बाद में देखेंगे कल।